नमस्कार, बिहार बंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको एंटरटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं और हर रोज़ नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनके ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुँचाते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको एक अनमोल वचन लेते हैं ताकि आपकी सुबह पॉजिटिव शुरू हो और इतिहास के पन्नों में क्या ख़ास होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस प्रोग्राम में हम अपने गेस्ट से इसलिए लेके आते हैं नए नए गेस्ट को ताकि वो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उस फील्ड के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी मिल सके। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में बिहार बयान कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, जो कि एक साहित्यकार हैं। आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार बयान में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी सर, मैंने कहा कि साहित्यकार हैं आप। साहित्य में रुचि कहाँ से हुई आपकी? नज़ीर साहब, जब मैं जैन कॉलेज आरा में पढ़ रहा था तो उसी समय से हिंदी के प्रति मेरे मन में रुचि बढ़ी और संस्कृत, अर्थशास्त्र, अन्य विषयों में भी मेरी रुचि थी। लेकिन मैंने हिंदी को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हिंदी भारत की राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है और अपनी भाषा का सम्मान प्रत्येक नागरिक का पावन एवं पुनीत कर्तव्य है। इसे मुझे लगा कि अगर मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो अपनी राजभाषा में, अपने राष्ट्रभाषा में करें, जिसके माध्यम से हम देश की सेवा कर सकें। इसलिए मैंने हिंदी में बीए ऑनर्स किया, फिर एमए की उपाधि प्राप्त की और फिर 1981 में मैं व्याख्याता बन गया। रहने वाले आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? जी हाँ, मैं बिहार प्रांत के भोजपुर जिला अंतर्गत तरारी प्रखंड के अंतर्गत एक लबना पटखौली गांव है। मेरा जन्म 4 जनवरी 1955 को एक साधारण परिवार में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में हुई। मैट्रिक की परीक्षा मैंने 1971 में उच्च विद्यालय रनी डुमरिया से पास की और फिर आईए 1973 में जैन कॉलेज आरा से, जो मगध विश्वविद्यालय का एक बहुत प्रसिद्ध अंगीभूत कॉलेज रहा। 1975 में मैंने जैन कॉलेज से ही हिंदी ऑनर्स किया और फिर मैं उच्च शिक्षा के लिए रांची चला गया। मैंने आवेदन पटना में, मगध में और अन्य विश्वविद्यालयों में भी किया था एमए दाखिला के लिए, लेकिन सबसे पहले एक पोस्टकार्ड मिला मुझे रांची से कि प्रियवर, आपका चयन एमए हिंदी में नामांकन के लिए हो गया है। आप 250 रुपये लेकर के 24 अप्रैल 1976 तक आ जाएं और दाखिला ले लें। और ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था। उसके पहले मैं यही जानता था कि रांची बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और फिर वहाँ से मैंने हिंदी में एमए की परीक्षा पास की, अव्वल आया और वहीं मेरी व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हो गई। हिंदी में रुचि कैसे हुई? इंटरेस्ट आपका हिंदी ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्यों आपने उनको चुना? जी, इसके पीछे एक है कि मेरे जो चाचा थे स्वर्गीय श्री हरिहर पांडे जी, वो मतलब रामायणी थे और रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते थे और घर पर रामायण का पाठ भी होते रहता था और मुझे भी उनकी प्रेरणा से रामायण पढ़ने का मौका मिलता था। तो ज़ोर ज़ोर से ऊंची आवाज़ में हम लोग रामायण पढ़ते थे, सुनते थे। तो रामायण पढ़ते पढ़ते हिंदी के प्रति मेरे मन में सहजी अनुराग बढ़ा और उन्होंने कहा कि यदि तुमको रामचरितमानस पढ़ना है तो फिर हिंदी में एमए करना चाहिए। इसलिए हिंदी के प्रति मेरी रुचि का मूल कारण गोस्वामी तुलसीदास है। जी, जब आपका एज अ प्रोफेसर या जब आपने जॉब ले ली जी, तो पहली जो जॉब आपकी थी, जो आपकी नियुक्ति हुई, वो कहाँ हुई? जी,
रांची विश्वविद्यालय में मैंने 1981 में व्याख्याता पद के लिए साक्षात्कार दिया और लगभग 600 उम्मीदवार थे, जिसमें केवल 10 का ही चयन हुआ। और एक्सपर्ट भी जो आए थे वो JNU से आए थे, डॉक्टर नामवर सिंह जो हिंदी के महारथी माने जाते हैं, कल्याणमल लोढ़ा आए थे कलकत्ता विश्वविद्यालय से, और लखनऊ विश्वविद्यालय की तत्कालीन अध्यक्षा थी डॉक्टर सरला शुक्ला। हमारे आंतरिक परीक्षक थे डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, और साक्षात्कार अच्छा हुआ और मेरी पहली नियुक्ति 23/11/1981 को हुई और मैंने रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत कतरास कॉलेज कतरासगढ़ है, मैंने वहाँ योगदान किया और लगभग 2 वर्षों तक मैंने वहाँ सेवा की। फिर मैं रांची से गया था, इसलिए रांची मेरे मन में रची बसी थी, और पुनः कतरास धनबाद जिले में है, रांची से 165 किलोमीटर दूर। तो मैं चाह रहा था कि रांची में वापस आ जाऊं, तो मैंने वहाँ से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया, लेकिन कतरासगढ़ से चल करके मैं रामगढ़ में रुक गया। रामगढ़ कॉलेज में आया और 1 वर्ष तक मैंने वहाँ अध्यापन किया और पुनः तीसरे उड़ान में मैं रांची पहुँच गया। और तब से फिर 39 वर्ष 6 महीने तक कुल मैंने सेवा की। अमूमन तौर पे होता है कि जब आप छोटे होते हैं तो बहुत से लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो खेल कूद की तरफ ज़्यादा रहता है, पढ़ाई के वक्त कम रहता है। तो आपका जो बचपन का जो वक्त था उस पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था या खेल कूद की तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट था? नहीं नज़ीर साहब, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। बचपन में खेल कूद की ओर मेरी रुचि अधिक थी और मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। और मेरे दादा जो थे बड़ा चिंतित रहते थे कि पोता क्या करेगा, और हर पिता की और दादा की ख्वाहिश होती है कि जो बेटा नहीं कर सका वो पोता करे। तो इसको लेकर बहुत चिंतित रहते थे और वो कहते थे कि ये प्राइमरी का भी टीचर नहीं होगा, इसका जो लक्षण है। तो मैं बड़ा नासमझ था। मैंने कहा कि आप कलेक्टर तो नहीं हो गए ना, आप हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं, हम बनेंगे, मिडिल स्कूल का टीचर बनेंगे। मेरे जीवन का सपना था मिडिल स्कूल का टीचर, क्योंकि प्राइमरी का टीचर पिताजी ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने जीवन की एक घटना दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिसने मेरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। ये बात 1965 की है। मैं 6ठी कक्षा का विद्यार्थी था और स्कूल इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए आए थे। सरजू पांडे जी हमारे शिक्षक थे, वो कक्षा में भूगोल पढ़ा रहे थे। और जैसे ही स्कूल इंस्पेक्टर आए हम सभी खड़े हो गए। उन्होंने बैठने का निर्देश दिया और स्कूल इंस्पेक्टर ने पूछा कि प्यारे बच्चों किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है। तो हम लोगों ने एक स्वर में कहा भूगोल। तो उन्होंने कहा एक प्रश्न बताओ और इनाम पाओ। उन्होंने पूछा कि तिब्बत की राजधानी कहाँ है, और नजीर साहब पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। अब स्कूल इंस्पेक्टर कह रहे थे कि तिब्बत भारत का पड़ोसी है, उत्तर में है, हिमालय उसको हड़पना, ये चीन उसको हड़पना चाहता है, बड़ा छोटा सा नाम है, तो आप लोग बताइए और इनाम पाइए। अब सभी कक्षा के विद्यार्थी हतप्रभ हो गए, सांप सूंघ गया। और हमारे जो स्कूल शिक्षक थे वो चाहते थे कि बच्चे उत्तर दें, क्योंकि तब स्कूल सरकारी नहीं था, प्राइवेट कमिटी के द्वारा था। तो वो पीछे हट करके स्कूल इंस्पेक्टर आगे थे और इस शिक्षक पीछे आकर के ऐसे कर रहे थे, संकेत दे रहे थे। तो उनके संकेत को देखकर एक लड़के ने कहा कि चोंच चोंच। अच्छा। तो शिक्षक ने कहा, थप्पड़ दिखा, बैठ जा, गलत। फिर स्कूल इंस्पेक्टर बोले कि अरे भाई बताओ तिब्बत की राजधानी कहाँ है। तो स्कूल इंस्पेक्टर पूछ रहे थे और आगे थे, शिक्षक पीछे थे, फिर ऐसे कर रहे थे। तो एक लड़के ने कहा घोंच, बैठ जा, गलत हुआ। मैं तीसरी बेंच पर बैठा, सर झुकाए सोच रहा था और कभी सामने आंखें उठाता।
जब मेरी आंख शिक्षक से लड़ी तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, और मैं हड़बड़ा कर उठा और मैंने कहा लासा। और मुझे याद है स्कूल इंस्पेक्टर ने कहा, यस यू आर इंटेलिजेंट बॉय, लासा। जबकि उसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन लासा नहीं है, लहासा है। लहासा। लेकिन मैं सत्य के 99% करीब था, तो स्कूल इंस्पेक्टर ने कहा यू आर इंटेलिजेंट बॉय। मेरे जीवन की ये घटना जो है मेरे लिए दिशा निर्देशक बन गई और आगे पूरी कक्षा की प्रतिष्ठा बच गई। और स्कूल इंस्पेक्टर प्रधानाध्यापक के कक्ष में गए, मैं बुलाया गया और उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत मेधावी है, इसलिए इसकी फीस माफ की कर दी जाए। 2.5 रुपये फीस थी तब 65 में, और 5 रुपये की स्कॉलरशिप पुअर बॉयज फंड निर्धनता सहायता कोष से मुझे स्वीकृत की गई। तो 7.5 रुपये, 2.5 रुपये फीस और 5 रुपये की स्कॉलरशिप मिली। और जब मैं घर पहुंचा शाम 4:30 बजे, तो गांव के बच्चों ने मेरे दादा से कहा कि आपके पोता ने आज पूरी कक्षा की प्रतिष्ठा रख ली है। और दादा ने गोद में बैठाकर कहा, अब हम तुझे मारेंगे नहीं। नालायक बोलेंगे। हाँ, नालायक नहीं बोलेंगे जी। और मुझे ऐसा लगा कि जब लासा कहने से मुझे इतनी इज्जत मिली और 7.5 रुपये, तो अगर मैं मन लगाकर पढ़ूंगा तो फिर क्या नहीं होगा। और नज़ीर साहब, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि फिर मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और मेरा मन खेल से अलग थलग होकर पढ़ाई में लग गया। और 1966 में मैं बोर्ड परीक्षा थी, 7वीं बोर्ड, प्रथम श्रेणी प्राप्त की। और फिर मैं लगातार, तो मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये छोटी सी घटना है जिसने मेरे दिशा को बदल दिया। और पीछे मुड़ करके मैंने नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ते गया और छात्रवृत्ति मिलती गई, पढ़ते गया। मेरे जीवन का सपना था मिडिल स्कूल का शिक्षक बनना, लेकिन मैं विश्वविद्यालय का प्राध्यापक बना, डायरेक्ट कमीशन से बना। ये पढ़ाई का महत्व है और आपकी मेहनत का लगन है। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति मन से पढ़ेगा और अध्ययन करेगा, वो सफलता प्राप्त करेगा। मैं एक सामान्य परिवार से आया था, गरीबी मैंने आंखों से देखी थी और आज अमीरी भी थोड़ी बहुत देख रहा हूं जी। तो ये मेरे जीवन का एक सफर है, छोटा सा। अगर आप बात करें कि आपके जो साहित्यकार है, तो आपके फेवरेट जो है होंगे, जो जिनको आप पसंद करते हो, या जो आपके फेवरेट कविता जो लिखते हो, वो कौन है? जी, नज़ीर साहब, हिंदी साहित्य में हजारों कवि साहित्यकार हैं, लेकिन मेरे सर्वाधिक आदरणीय 3 कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, तीनों। और तुलसी मेरे सबसे आदरणीय इसलिए बने कि रामचरितमानस लोक मंगल का काव्य है, जो सबके हित की बात करता है। तुलसी ने कविता का प्रयोजन बताते हुए लिखा कि कीरति भणिते भूति भल सोई, असुर सरि सम सब कह हित होई। वही कीर्ति अच्छी है, यस, वही भणिति कविता अच्छी है, और वही ऐश्वर्य अच्छा है, जिससे गंगा की तरह सबका कल्याण, सबका मंगल हो। इसलिए तुलसी, गोस्वामी तुलसीदास मेरे सर्वाधिक आदरणीय कवि हैं, क्योंकि उनके काव्य में लोक मंगल है, आचार है, विचार है, संस्कार है और नई दृष्टि है। मैथिली शरण गुप्त इसलिए मुझे पसंद है कि वो तुलसी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उनको आधुनिक तुलसी कहते हैं।
और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी और उन्होंने भारत भारती लिखी, जिसमें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा की और राष्ट्रीय चेतना कूट कूट करके भरी है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में प्रारंभ किया कि मानस भवन में आर्ज जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भावोद भावनी, हे भगवती हे भगवते, सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। और हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आवो विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हमारे लिए इसलिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं कि उन्होंने भारत के अतीत का गौरवगान, वर्तमान की व्यथा और भविष्य के निर्माण की बात की। इसलिए मैथिली शरण गुप्त मेरे लिए समपूज्य हैं। और राष्ट्र कवि दिनकर जो बिहार की विभूति हैं, ये दूसरे राष्ट्र कवि हैं जिनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना कूट कूट करके भरी है। दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया में हुआ और दिनकर की कविता के दो छोर, एक राष्ट्रीय चेतना का है और दूसरा प्रेम का है। आप कह सकते हैं कि दिनकर एक तरफ आग के कवि हैं तो दूसरी तरफ राग के कवि हैं। राग प्रेम, आग क्रांति। इसलिए दिनकर हमारे इसलिए समपूज्य हैं कि आज़ादी की लड़ाई में दिनकर की कविताओं ने वो काम किया जो फ्रांस की आज़ादी में वहाँ के कवियों की कविताओं ने किया था। इसलिए दिनकर ने हिमालय कविता लिखी, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, मेरी जननी के पुंजीभूत ज्वाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घन श्याम कहाँ, मेरे तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घन श्याम कहाँ, जैसी कविताएं लिख करके दिनकर ने सोए हुए भारतीयों को जगाया। आज़ादी की लड़ाई में दिनकर कई पदों पर है। उन्होंने अपनी यात्रा प्रधानाध्यापक से शुरू की थी, फिर वो बिहार सरकार में सब रजिस्ट्रार रहे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में उनका तबादला 11 बार हुआ था और हिदायत दी गई थी कि तुम ऐसी आग लगाने वाली कविताएं मत लिखो। लेकिन दिनकर ने कहा कि लेखनी पर किसी का प्रतिबंध नहीं हो सकता और उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और कहा लेखनी मेरी चलती रहेगी, आग उगलती रहेगी। और दिनकर ने आज़ादी की लड़ाई में जो वीर थे, अपनी लेखनी से उन्होंने कहा कि नमन उन्हें मेरा शतवार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा शतवार। दिनकर अपनी लेखनी से कह रहे हैं कि मैं उनका नमन कर रहा हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ये राष्ट्रीय चेतना की बात है, इसलिए मैं उन्हें पसंद करता हूं। जिनकी चढ़ती हुई जवानी, खोज रही अपनी कुर्बानी, जलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें
मेरा शतबार, दुखी स्वयं जग का दुख लेकर, स्वयं रिक्त सबको सुख देकर, जिनका दिया कालकुट पीता, जिनका दिया अमृत जग पीता, कालकूट जिनका आहार, नमन उन्हें मेरा शतबार। ये बिहार के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, जो आग लगाने वाली और मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले वीरों के प्रति नमन का भाव है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नजीर साहब उन्होंने लिखा कि वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा, होते तुम न कहीं तो कब का उलट गया होता संसार, नमन उन्हें मेरा शतबार। तब कभी ऐसे मातृभूमि पर सब कुछ निछावर करने वाले सपूतों की चरण धूलि को लेकर के अपने को गौरवान्वित करना चाहता है। और दिनकर ने लिखा कि चरण धूलि दो शीश लगा लूं, चरण धूलि दो शीश लगा लूं, जीवन का बल तेज सजा लूं, मैं निवास जिस मूक स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार, नमन उन्हें मेरा शतबार। दिनकर ने कहा उन्हें शतशः प्रणाम है, और अपनी लेखनी को कहा कि कलम आज उनकी जय बोल। जी आंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के सूरज चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसलिए दिनकर मेरे तीसरे आदरणीय और संपूज्य कवि हैं, जिनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना है, बिल्कुल सही। राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाने का भाव है। और दूसरी तरफ दिनकर प्रेम के भी कवि है। और प्रेम मनुष्य के हृदय का परमात्मा के खुदा के द्वारा दिया गया अनुपम भाव है। प्रकृति के कण कण में प्रेम है। दिनकर ने उर्वशी, जिन पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1973 में, उसमें लिखा, कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है, मन खोया खोया रहता है, आंखें कुछ भरी भरी रहती हैं, और भींगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है। इसलिए दिनकर आग और राग के कवि हैं, और जीवन में दोनों की जरूरत है। आग भी चाहिए, राग भी चाहिए। इसलिए जब देश संकट में हो तो आग चाहिए। आग मीन्स क्रांति चाहिए। क्रांति। हाँ। और जब शांति हो तो प्रेम चाहिए। ये मनुष्य के जीवन के दो भाव हैं। इसलिए मैं दिनकर को भी इस आपके बिहार बिहान कार्यक्रम में नमन करना चाहता हूँ। और कोई कविता जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हो? बहुत सारी कविताएं हैं। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे सैनिक सीमाओं पर लड़ रहे थे और मोर्चों पर लड़ रहे थे, लेकिन हमारे साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से भारत के जन जन में क्रांति की लहर पैदा कर रहे थे। मैं आपके कार्यक्रम में माखनलाल चतुर्वेदी का उल्लेख करना चाहता हूं। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के सशक्त राष्ट्रीय कवि रहे हैं, जिन्हें भारतीय आत्मा की संज्ञा दी जाती है। और माखनलाल चतुर्वेदी ने अनेकों कविताएं लिखी, लेकिन उनकी एक छोटी कविता, 8 पंक्तियों की कविता है, जो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। छोटी सी कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। हाँ, पुष्प फूल क्या चाहता है,
कभी फूल के हृदय में प्रवेश करके फूल की ओर से उसके मन की बात कहना चाहता है। फूल व्यक्त कर रहा है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प ने कहा कि मुझे तोड़कर लोग देवताओं के मस्तक पर चढ़ाते हैं, मुझे तोड़कर प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को रिझाते हैं, लेकिन आज मेरी चाहत चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। देवताओं की पुत्रियों और नारियों के गले का हार बनना नहीं चाहता, चाह नहीं प्रेमी माला के बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। कभी पूछता है कि तुम्हारी क्या चाहत है? पुष्प कहता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। जी, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के रास्ते में बिछ जाना चाहता है, उनके कदमों से कुचल करके अपने जीवन की सार्थकता बताना चाहता है। यह पुष्प की अभिलाषा है, यह राष्ट्रीय चेतना है। इसलिए आजादी की लड़ाई में जो काम सैनिकों ने सीमाओं पर और शस्त्रों से किया, वो काम साहित्यकारों ने कलमों से, लेखनी के माध्यम से किया, लेखनी के माध्यम से किया। मैं इस प्रसंग में प्रेमचंद का उल्लेख करना चाहूंगा जी। हिंदी के सबसे बड़े कथाकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने 11 उपन्यास और लगभग 300 कहानियां लिखी, लेकिन प्रेमचंद की जो पहला कहानी संग्रह है नजीर साहब, उसका नाम है सोजे वतन। सोजे वतन, हाँ, सोजे वतन, सोजे दर्द, वतन देश, देश का दर्द। और उसकी पहली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, दुनिया का अनमोल रतन, अनमोल रतन। 5 कहानियां हैं और सोजे वतन कहानियों को पढ़ करके ब्रिटिश जिलाधीश ने प्रेमचंद को बुलाया था और कहा, सरकारी इंस्पेक्टर हो, ऐसी कहानियां लिखोगे तो मुअत्तल हो जाओगे। तब वो कहानियां छपी थी धनपत राय के नाम से। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है, लेकिन उस और सोजे वतन की 500 प्रतियां जला दी गईं, लेकिन प्रेमचंद की चेतना उसमें जल नहीं सकी और उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और छद्म नाम प्रेमचंद से लिखना शुरू किया। मैं केवल एक कहानी का बहुत संक्षेप में उल्लेख करके अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि साहित्यकार क्या कर रहे थे। जी, दुनिया का अनमोल रतन, 2 पात्र, दिल फिगार, दिल फरेब। दिल फिगार और दिल फरेब, फरेब, दिल फिगार प्रेमी, दिल फरेब प्रेमिका थी। दिल फरेब को चाहता था, लेकिन दिल फरेब ने कहा कि मैं तभी तुमसे निकाह कर पाऊंगी जब तुम दुनिया का अनमोल रतन लाओगे। और दुनिया के अनमोल रतन की खोज में दिल फरेब निकला और देखा कि एक व्यक्ति फांसी के तख्ते पर लटक रहा है। फांसी पर लटक रहे मुजरिम से न्यायाधीश ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी और वह फांसी के तख्ते से उतर करके भीड़ में आ गया। एक नन्हे से मासूम बालक को उसने गोद में उठाया और उसका बचपन याद आ गया कि मैं भी इसी तरह निर्दोष भोला भाला दौड़ता था।
उस फांसी पर चढ़ने वाले मुजरिम की आंखों से टपके आंसू को दिलफिगार ने ले लिया और अपनी महबूबा के पास ले गए और कहा कि ये फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले उस मुजरिम के आंसू हैं जिन्हें बचपन की याद आ गई थी। दिलफरेब ने कहा, यह दुनिया का अनमोल रतन नहीं है, जाओ खोज करके लाओ। और दूसरी बार जब निकला तो एक शमशान घाट पर पहुंचा, जहां एक पत्नी अपने पति की चिता पर बैठ करके सती हो गई। देखते देखते सती हो गई। दिलफिगार बैठा रहा और जब राख बुझ गई तो राख को लेकर के वो अपनी महबूबा के पास पहुंचा, सारा दास्तान बयां किया। दिलफरेब ने कहा, तुम कुछ कामयाब हुए हो, लेकिन ये भी दुनिया का नहीं है, अनमोल रतन। जो एक बार और दो बार, दूसरी बार जो वो गए लेके तो उनका क्या रिएक्शन था? जिमचंद का कितना बड़ा योगदान है। और सोजे वतन में जो 5 कहानियां हैं, उसकी पहली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन। जी, दिलफरेब ने यह शर्त रखी थी दिलफिगार से कि मैं तभी तुमसे निकाह करूंगी जब तुम दुनिया का अनमोल रतन मेरी सेवा में लाओगे। और दुनिया की अनमोल रतन की खोज में फांसी पर चढ़ने वाले मुजरिम के आंसू से गिरे आंसू को उसने प्रस्तुत किया। दिलफरेब ने नकार दिया। पति के साथ चिता पर चढ़ने वाली सती के राख को भी दिलफरेब ने नजरअंदाज किया। और तब तीसरी बार उसके चौबदारों ने धक्के देकर उसे निकाल दिया। रूप की मल्लिका और हुस्न की रानी दिलफरेब ने चिलमन से एक झलक दिखाई और कहा, जाओ इस झलक को पाकर के दुनिया का अनमोल रतन खोज लो, तभी मैं तुम्हारी मल्लिका हो सकूंगी। और तीसरी बार जब वो निकला तो आत्महत्या करना चाहता था। अब मुझे दुनिया का अनमोल रतन नहीं मिलेगा। और वह जंगलों खाक छानता रहा, हताश निराश, आत्महत्या के लिए आतुर। वो सोच रहा था कि ऊपर से एक आवाज सुनाई पड़ी, कहा, नामर्द, जिंदगी बेशकीमती है, तुम इसे गंवाना चाहते हो? जा, पूरब में एक देश है हिंदुस्तान, तुम्हें दुनिया का अनमोल रतन वहां मिलेगा। और वह दिलफिगार निकल पड़ा और युद्ध भूमि के मैदान में गया, जहां हजारों सैनिक हताहत शहीद हुए थे। एक सैनिक की सांसें चल रही थी, उसके पास गया, उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मरे हुए सैनिक के हाथों में संगीन, उसकी नसें फड़फड़ा गई। और उसने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मैंने हजारों मारा और स्वयं मरा हूं, इसलिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और ये कहते कहते उस सैनिक ने अंतिम सांस ली। उसके मुंह से खून का एक कतरा निकला। उस खून के कतरे को दिलफिगार ने अपनी हथेलियों में रख लिया और अपनी महबूबा दिलफरेब की हवेली पर पहुंचा। उसने सारा दास्तान बयां किया और कहा कि उस सैनिक के खून का कतरा है जिसने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दिलफरेब ने कहा, शाबाश, इस बार तुम कामयाब हुए हो। और दिलफरेब ने रत्न जटित मंजूषा निकाली। उस मंजूषा में एक पंक्ति लिखी हुई थी और लिखा हुआ था, नजीर साहब, कि खून का वह आखिरी कतरा, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। और दिलफरेब ने कहा, तुम अपने लक्ष्य में कामयाब हो गया। और आज से मैं तेरी बीवी लौंडिया
जी, निकाह। प्रेमचंद निकाह किया, देश प्रेम। मैं केवल अपने दर्शकों को बताना चाह रहा था कि आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों ने क्या कुछ नहीं किया, किया, बहुत किया, उनका भी योगदान है। ये बहुत साहित्य का बहुत बड़ा दायित्व है। माने एक नहीं, गोपाल सिंह नेपाली, अरे क्या बात कर रहे हैं, हिमालय ने पुकारा, कविताओं ने पानी में आग लगा दिया। इसलिए आजादी की लड़ाई सबके सहयोग से लड़ी गई और तब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। आज भी साहित्यकार अपने लेखनी से साहित्य के द्वारा राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, अहम भूमिका में लगे हैं। जी। शिक्षा की अगर हम बात कर लें, जी, शिक्षा में आपका काफ़ी योगदान रहा, खास करके हिंदी विषय पर। जी, विदेश भी जाना हुआ आपका, जी, विदेश में भी जाके आपने अच्छा खासा वक्त वहाँ दिया, जी। और वहाँ भी हिंदी विषय पे ही आपने काम किया। वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जी, नज़ीर साहब, जब मैंने हिंदी पढ़ी थी तो सोच रहा था कि हिंदी पढ़ के कहीं गलती तो नहीं की, मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं खुद किस्मत हूँ कि हिंदी ने मुझे मौका दिया, सब कुछ दिया जो मेरे जीवन की चाहत थी। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि उसने अपेक्षा से ज़्यादा दिया। जी, मैं 1909 में सपरिवार मॉरिशस की यात्रा पर गया था। अपने घर से पैसा लगा कर गया, 60,000 रुपये लगे थे। श्रीमती तारामणि पांडे महारानी प्रेम मंजरी बालिका उच्च विद्यालय की हिंदी वरीय शिक्षिका रहीं, आपकी धर्मपत्नी। जी। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं यहाँ पे एक और सवाल मेरे जहन में आ रही है बात कि उस दरमियान लोगों की जो शादी है बहुत वक्त से पहले हो जाया करती थी, मतलब स्टूडेंट रहा करते थे, उस दरमियान माँ बाप घर वाले बच्चों की शादी कर देते थे। तो आपके साथ भी वैसा वाकया पेश आया, आपका वैवाहिक जीवन? बिल्कुल। आपने अच्छा सवाल पूछा। ये मैंने मैट्रिक पास किया 1971 में, और इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था। तो मेरे दादा ने पिताजी से कहा कि तुम मुझे स्वर्ग भेजना चाहते हो या नरक? पिताजी ने कहा, कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप को नरक भेजना चाहेगा? आपकी ख्वाहिश? कहा कि मैं पोते की शादी देखना चाहता हूँ, तो मुझे स्वर्ग, बैकुंठ, जन्नत मिलेगा। और 1973 में मेरे नहीं चाहते हुए भी शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई, मात्र 18 वर्ष की आयु में। और मेरे दादा ने कहा, उस समय के लोगों की क्या सोच थी, कहते थे जीवन में 2 ही तत्व हैं, एक नौकरी और दूसरा छोकरी। दादा ने कहा कि अगर छोकरी मिल गई तो मेरे पोता को 50% मिल गया। जी, इधर भागेगा नहीं। 50% मतलब मिल गया जी, जीवन का, नौकरी मिल जाएगी। और नहीं तो कहीं नौकरी के चक्कर में छोकरी भी ना मिली तो जीवन नरक हो जाए, ये सोच थी। और मेरी शादी 11 जून 1973 को 18 वर्ष की आयु में हुई, भोजपुर जिला बरिशवन ग्राम में। मैंने पत्नी को नहीं देखा था, उस समय देखने की रिवाज नहीं था। हाँ, लेकिन मैं अपने दादा के इस निर्णय की सराहना करता हूं कि उन्होंने सही निर्णय लिया था। और मैं अपने दाम्पत्य जीवन से बहुत प्रसन्न हूं। मेरी ऊंचाइयों में, बुलंदियों में मेरी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा योगदान है, अहम योगदान है। 2 पुत्रियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी BIT से इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली में काम कर रही है, मेहमान है। छोटी बेटी वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्री में है, फिनलैंड, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर पीपल वांट टू लिव, फिनलैंड। वहाँ बेटी दामाद हैं। और इकलौता बेटा विगत 10 वर्षों से मानस कुमार पांडे दुबई में मल्टीनेशनल कंपनी में
जीएम के पद पर कार्य। चलिए, ये दाम्पत्य जीवन से दाम्पत्य मैं जीवन। संतुष्ट हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। मतलब अब सब लोग खुश हैं, अच्छे जगह पे हैं, अच्छे मुकाम पे हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे खास कार्यक्रम बिहार बयान के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट थे डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, जिन्होंने बहुत सारी बात की साहित्य के ऊपर और साहित्यकार के ऊपर। अब वक्त तो चला है मुझे इस कार्यक्रम को अलविदा कहने का, लेकिन उससे पहले आपको हमें इंतज़ार रहता है आपके ख़त और आपके मेल का। तो उठाइए कलम और कागज़ और नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा email ID है director DD के patna@gmail.com।